आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सर मानव नेत्र से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती हैं। इसको उल्टा करके पूछेगा सवाल। वो ऐसे पूछेगा कि अगर प्रतिबिंब लेंस और रेटिना के बीच में कहीं बन रहा है तो बताइए उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा। तो हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो ये हमें समझ में आएगा कि सर जरा दूरदर्शिता एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखता और ना ही दूर का स्पष्ट दिखता। अगर हमारी आंख एकदम स्वच्छ है, एकदम उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो लगभग 84,000 रंगों में विभेद करने की क्षमता होती है अपनी आंखों के पास। अपनी रेटिना के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है, अगर वह एक बार खराब हुई फिर वो जीवन में कभी सही नहीं होती है। यह बिल्कुल ब्रेन की कोशिकाओं की तरह है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार, उसकी स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि जितने भी लोगों में आजकल अंधापन देखने के लिए मिल रहा है, तो उन अंधे लोगों में सबसे ज्यादा अंधापन इसी बीमारी के कारण हुआ है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 83वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 82 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने मानव नेत्र से संबंधित जितने भी अंग थे उन अंगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सर मानव नेत्र से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष। इसको शॉर्ट साइटेड भी कहा जाता है, शॉर्ट साइटेड, या फिर इसी का एक नाम होता है मायोपिया। तीन नामों से इसको जानते हैं। या तो आप बोले निकट दृष्टि दोष, या हम बोलेंगे शॉर्ट साइटेड, या हम बोलेंगे इसको मायोपिया। तो तीन नामों से ये जाना जाता है। कभी कभी ये जो मायोपिया है इसको सीधा देवनागरी में लिख कर दे देता है, सीधा ऐसे लिख देगा मायोपिया, मायोपिया। इस तरह से भी ये कभी कभी लिख कर देता है। तो हमें ये नाम जरूर याद करना है कि मायोपिया, ये नाम जरूर याद करना है क्योंकि सीधा सीधा यही नाम लिखकर दे देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर ये है क्या। जैसे कि यहाँ लिखा है सर निकट दृष्टि दोष, तो ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि सर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें पास की दिखनी नहीं चाहिए, जबकि उल्टा होता है। इसका नाम है सर निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें पास की तो स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखेगी। वही यहाँ पर लिखा है कि इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है। नाम इसका है निकट दृष्टि दोष, लेकिन हमें वस्तु दूर की स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया है उसका हम लॉजिक भी अभी समझेंगे। पहले हम इसका कारण समझते हैं कि आखिरकार सर ये निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और पास की वस्तु जो होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो सर इसका कारण क्या होता है? तो कारण है नंबर एक, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जो नेत्र लेंस है वह अपनी तादाद से ज्यादा मोटा हो जाएगा। अगर नेत्र लेंस बहुत मोटा हो जाएगा तो प्रकाश की किरणों को यहीं पर, ये रेटिना पर एकत्रित नहीं करेगा, फोकसित नहीं करेगा, यहीं पर लेंस और रेटिना के बीच में कहीं पर फोकसित कर देगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बीच में कहीं बन जाएगा। यहाँ पर विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ कहीं बनेगा। और अगर प्रतिबिंब यहाँ बना है तो सर वो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ वही प्रतिबिंब दिखाई देता है जो रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर ये लेंस मोटा हो गया है, मतलब पिचक कर मोटा हो गया है, तो प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठा कर देगा यहीं पर, बहुत ही अपने पास में ही, अपने निकट में ही इकट्ठा कर देता है। तो प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब बन जाता है लेंस के निकट। लेंस के निकट प्रतिबिंब बनता है, यही दोष है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। तो इसका नाम जो है ना निकट दृष्टि दोष, वह यहां से बना है। क्योंकि ये करता क्या है, इस दोष में जो प्रतिबिंब है वह लेंस के निकट बन जाता है, यही दोष है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये लेंस के निकट बना है। ये क्या है, हम यहाँ लिखेंगे लेंस के निकट। इस दोष में क्या होता है, लेंस के निकट प्रतिबिंब बन जाएगा। यही ये निकट बनने के कारण ही इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला बात करते हैं। सर एक और बात है, दूसरा ये है या तो लेंस मोटा हो जाए, एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि सर ये जो नेत्र गोलक है वह थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अगर मान लीजिए, अभी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर माना कि नेत्र गोलक इतना है और अभी यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, और अगर नेत्र गोलक बढ़कर इतना बड़ा हो गया ये, तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा। अगर यहाँ लेंस है वो यहाँ पर फोकस
कर रहा है। तो अगर ये नेत्रगोलक बड़ा हो गया तो रेटिना यहाँ पहुंच जाएगी और प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब सर रेटिना और लेंस के बीच में कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वह प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिलाकर इसका जो नाम है निकट दृष्टि दोष, ये निकला है इससे, क्योंकि ये होता क्या है कि जो प्रतिबिंब है वह लेंस के निकट बन जाता है, यही दोष होता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण है इसके दो। पहला कारण है कि सर ये जो लेंस है वो तादाद से ज्यादा मोटा हो जाए। अगर मोटा हो जाएगा तो अपने पास में ही किरणों को फोकसित कर लेगा और अपने पास में ही रेटिना से पहले कहीं प्रतिबिंब बना लेगा। आंख के अंदर और रेटिना से पहले यहाँ काचाव द्रव में कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, और अगर यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हम इस वाली समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सर दूर करने के लिए अगर देखा जाएगा कि बहुत दूर की वस्तु है, ये हमने यही तो बोला कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो सर दूर की वस्तु है, तो वस्तु जितनी दूर होती है किरणें उतनी पास पास आती हैं। तो इसका मतलब वस्तु अनंत पर है तो किरणें बहुत पास पास आएंगी। अगर हम किरणों को यहाँ की अपेक्षा यहाँ फोकसित कर दें, ये किरणें यहाँ आती, अगर मान लीजिए यहाँ आ जाती, यहाँ इस लेंस पर ऐसे पड़ती, तो फिर आराम से ये यहाँ रेटिना पर बन जाता प्रतिबिंब। तो अब हमें इन किरणों को करना क्या है? ये जो किरण आ रही है बहुत पास पास, इनको थोड़ा सा फैलाना है। अगर ये फैल जाएंगी तो आराम से इस लेंस पर पड़ेंगी तो प्रतिबिंब आराम से बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे हमारी किरण तो आ रही थी इस तरह से, लेकिन हमें ऐसा लेंस बीच में लगाना है जो इन किरणों को फैला दे। तो फैलाने वाला लेंस कौन सा था? अवतल लेंस था। ऐसे ही अवतल लेंस था तो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी तो इसने थोड़ा सा फैला दिया ये। अब यहाँ पर आराम से रेटिना पर यहाँ फोकसित कर लेगा और यहाँ बेस्ट क्वालिटी का प्रतिबिंब बनवा देगा। तो अगर हम बात करें कि सर निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को, तो फिर उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा? तो सर लेंस इस्तेमाल किया जाता है अवतल लेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस ये हो गया निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो हमें समझ में आ गया कि सर निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की तो दिखेगी हमें स्पष्ट, दूर की स्पष्ट नहीं दिखेगी। दूर की वस्तु होगी उसकी बहुत पास पास किरणें आएंगी। जब ये पास पास किरणें इस लेंस पर टकराएंगी तो यहीं पहले ही रेटिना से पहले ही कहीं फोकसित कर देगा, तो यहाँ प्रतिबिंब बना देगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन वह लेंस के निकट बन जाता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि लेंस के निकट बना दिया। और अगर दूर बनाएगा लेंस से काफी दूरी पर पहुंच जाएगा तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अभी इसने निकट बनाया है तो निकट दृष्टि दोष है, और ये होता है सिर्फ दो कारण से। या तो ये लेंस तादाद से ज्यादा मोटा हो जाए तो ये दिक्कत हो जाएगी, या फिर ये नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाए तब ये दिक्कत होगी। तो सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक व्यक्ति की नेत्र का जो नेत्र गोलक है उसका साइज बढ़ गया है, तो बताइए उसको कौन सा रोग होने की संभावना है? तो अगर नेत्र गोलक बड़ा होगा तो इसको निकट दृष्टि दोष होगा। अगला ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस का जो साइज है वह तादाद से ज्यादा मोटा हो गया है, तो बताइए उसको कौन सा दोष होने की संभावना है? तब भी उसको निकट दृष्टि दोष ही होगा। सवाल दूसरा अगला ये पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो सर हमको पता है, जब दूर की वस्तु हमको नहीं दिखाई देती है तो जब दूर की वस्तु होती है वहां से बहुत पास पास किरणें आती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कोई वस्तु पास में है तो वो आराम से दिखेगा कि हाँ इतनी बड़ी है, जैसे वह दूर चली जाती है वह वस्तु हमें छोटी 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 प्रतीत होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये अगर वस्तु दूर जा रही है तो वो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब अगर दूर से किसी वस्तु से किरणें आएंगी तो बहुत पास पास आएंगी। अब जब बहुत पास पास इसके ऊपर आएंगी और हमें फैलानी है किरणें, क्योंकि इस लेंस को अगर यहाँ किरणें पड़ेंगी तभी ये रेटिना पर फोकसित करेगा, तो किरणों को फैलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये वाला लेंस इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा कि निकट दृष्टि दोष ये जो मायोपिया है वो क्या है। अब हम बात करते हैं सर दूर दृष्टि दोष। जैसा कि दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था कि दूर की नहीं दिखनी चाहिए थी, जबकि होता क्या है दूर की स्पष्ट दिखती है, पास की स्पष्ट नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में ऐसा होता है, लॉन्ग साइटेड बोलते हैं या फिर इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। पढ़ लेते हैं ये क्या है। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कारण है इसके दो।
पहला कारण है कि ये जो नेत्र गोलक होता है वह अपने साइज से थोड़ा सा छोटा हो जाए। नेत्र गोलक है जो है अपने साइज से छोटा छोटा हो जाएगा, तब भी ये वाली बीमारी हो जाएगी। या फिर जो नेत्र लेंस है वह काफी खिंचकर पतला हो जाए, तब ये बीमारी हो सकती है। तो सर हमारे पास दो कारण है। पहला कारण है सर जो नेत्र लेंस है वह तादाद से ज्यादा पतला हो जाए, तो ये दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और नेत्र गोलक का आकार अगर छोटा हो जाएगा तब भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। आकार छोटा होने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये है अभी नेत्र गोलक का साइज और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, अगर नेत्र गोलक इतना छोटा हो गया तो प्रतिबिंब यही बनेगा और रेटिना यहाँ पहुंच चुका है। तो रेटिना यदि यहाँ पहुंचा है और प्रतिबिंब आंख के पीछे बन रहा है, आंख के रेटिना के भी पीछे बन रहा है, तो सर ये दूर बनेगा ना लेंस से। तो लेंस से सर दूर बनता है। देखा जाएगा तो यहाँ रेटिना है, वैसे यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए था। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब बना कहाँ? रेटिना के भी पीछे बना है। तो लेंस से दूर बना है, लेंस से काफी दूर बना है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। प्रतिबिंब ये जो है लेंस से दूर, लेंस से दूर, ये लेंस से दूर बना है प्रतिबिंब, इसीलिए यहीं से इसका नाम निकाला है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि ये प्रतिबिंब दूर बना देता है। जहां बनना चाहिए वहां से भी दूर बनाएगा, दूर बनाएगा तो यही वाला दोष है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो अब ये होता क्या है? दो कारण है इसके। लेंस या तो तादाद से ज्यादा पतला हो जाए तो दूर फोकस करेगा, दूर फोकसित कर देगा किरणों को, और या फिर ये नेत्र गोलक की साइज ही छोटा हो जाए, तब ये दूर फोकसित हो जाएगी वस्तु। तो कुल मिलाकर इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। इसके लिए पूछेगा कि निम्न में से अगर एक नेत्र द्वारा लेंस के माध्यम से जो प्रतिबिंब है वह आंख के अंदर ही बन रहा है, मतलब लेंस और रेटिना के बीच में कहीं बन रहा है, तो बताइए उसको कौन सा दोष होगा? तो सर निकट दृष्टि दोष होगा। ये याद रखेंगे कि सर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब लेंस और रेटिना के बीच में कहीं बनता है। अब इसको उल्टा करके पूछेगा सवाल, वो ऐसे पूछेगा कि अगर प्रतिबिंब लेंस और रेटिना के बीच में कहीं बन रहा है तो बताइए उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? तो हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष, क्योंकि रेटिना पर बनता तो दिखता, लेकिन रेटिना से पहले बन गया, मतलब लेंस के निकट बना है, तो निकट दृष्टि दोष। अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है, इसका मतलब सर लेंस से काफी दूरी पर बनेगा, तो फिर वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो लेंस के पीछे, ये रेटिना के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो सर वह दूर दृष्टि दोष होता है। अब हम देखते हैं सर इसके निवारण के लिए। तो देखो पास में अगर कोई वस्तु है तो प्रकाश की किरण ऐसे आती है उसके बिल्कुल, अगर पास में कोई वस्तु है तो जितनी बड़ी है उतनी दिखाई देती है, वहां से अगर आंख पर अपने प्रकाश किरणें लाएंगे तो काफी लेंस के किनारे किनारे पर आएंगी। अब अगर इस तरह से आती हैं तो प्रकाश की किरणों को ये फोकसित करता है, वैसे बाहर कर रहा था, फोकसित यहाँ कर रहा था। हमें अब क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनको थोड़ा सा मोड़ना है, ये फैली हुई हैं अभी, थोड़ा सा मोड़ना है इनको, थोड़ा सा और झुका देना है। तो सर झुकाने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस होता है? हमारे पास लेंस होता है सर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाएंगे, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी थोड़ी सी झुक जाएगी, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी थोड़ी सी ये भी झुक जाएगी, तो यहाँ पर फिर ये आराम से यहाँ कॉर्निया पर, ये जो रेटिना है, सॉरी रेटिना पर फोकसित कर देगा। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल किया सर? यहाँ हुआ उत्तल लेंस, तो याद रखना ये है उत्तल लेंस। तो यहां से भी सवाल पूछ लेगा 4-5 कि ये बताइए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। और सर अगर हमारे पास निकट दृष्टि दोष है तो सर अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसको होता क्या है कि देखो मेरे सामने जब भी मैंने ये पढ़ा था, तो जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कि निकट दृष्टि दोष वाला और दूर दृष्टि दोष वाला, और उसमें मुझसे पूछा गया कि बताइए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो मैं हमेशा कंफ्यूज हुआ। मैं हमेशा ये भूल जाता था कि सर निकट दृष्टि दोष में उत्तल था कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल था, निकट दृष्टि दोष में अवतल था कि दूर दृष्टि दोष में अवतल था। तो अवतल, उत्तल, निकट और दूर दृष्टि, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए मैंने इसका एक निकाला है ट्रिक। जैसे अगर हम किसी वस्तु में 4 का गुणा कर दें तो हम उसको बोलते हैं 4 गुना कर दिया, 3 का गुणा कर दें तो 3 गुना कर दिया, अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुना कर दिया। तो 2 गुना को नॉर्मल सी भाषा में ऐसे बोलते हैं दूना कर दिया, इसका दूना कर दिया। तो दूना हम लिखते हैं दूना, DUNA, ये याद रखेंगे, दूना DUNA, दूना। तो ये D फॉर दूर दृष्टि दोष,
ये डी फॉर दूर दृष्टि दोष और इसका निवारण होगा यू फॉर उत्तल से। एन फॉर निकट दृष्टि दोष तो इसका निवारण होगा ए फॉर अवतल से। तो हमें याद रखना बस आज के बाद ये, अगर आप भूल भी जाओ कि सर किस दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें याद रखना है ये वाला शब्द दूना, DUNA। डी फॉर दूर दृष्टि तो ये निवारण होगा उत्तल से। एन फॉर निकट दृष्टि दोष ये निवारण होगा अवतल से। ये हमेशा हम याद रखेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ में आ गए होंगे। एक बार दूर दृष्टि दोष से कैसे प्रश्न आते हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पूछेगा, अगर एक व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है, नेत्र के अंदर प्रतिबिंब है, वह रेटिना के पीछे बन रहा है, तो बताइए उसको कौन सा दोष होगा। तो हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष होगा। रेटिना के पीछे बन रहा है मतलब लेंस से काफी दूरी पर बन रहा होगा, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। अगला ये पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति के नेत्र गोलक का साइज छोटा हो गया है, नेत्र गोलक का साइज छोटा हो गया है, तो बताइए उसको कौन सा रोग हो जाएगा। नेत्र गोलक का साइज अगर छोटा हो जाएगा तो फिर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताइए एक व्यक्ति को कोई दृष्टि दोष है, एक्स दृष्टि दोष है, और हमने उत्तल लेंस वाला चश्मा उसको अगर दे दिया तो उसको स्पष्ट नजर आने लगा, तो बताइए उसको कौन सा दोष होगा। तो भाई साहब उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर उसकी दोष दूर हुआ है तो उसका दूर दृष्टि दोष होगा। यदि अवतल लेंस लगाकर दृष्टि दोष दूर हुआ है तो सर फिर वो निकट दृष्टि दोष होगा। तो किसी भी तरह से सवाल पूछेगा आराम से हम बता सकते हैं। ये हुए हमारे दो बीमारियां आंख से संबंधित। अभी हम दो बीमारियों को और पढ़ने वाले हैं। सब अब यहाँ लिखा है जरा दूरदर्शिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दूरदर्शिता या फिर इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये है क्या सर? इस रोग में व्यक्ति को न तो दूर का ही स्पष्ट दिखता, ये रोग क्या थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें सिर्फ एक जगह का नहीं दिख रहा था, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिख रहा था और दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिख रहा था। ये वाला सिर्फ एक एक जगह का प्रतिबिंब स्पष्ट देख रहे थे और एक जगह का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देख रहे थे। ये वो बीमारियां थी। ये वाली बीमारी कैसी है सर? इस बीमारी में ना तो दूर का ही स्पष्ट दिखेगा और ना ही पास का स्पष्ट दिखेगा। फिर इसमें क्या करेंगे? तो सर इसमें द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा आंख पर, ये इस तरह से जिस चश्मा रहता है आंख पर, एक ही चश्मे में नीचे आंख लेंस जो होता है ना चश्मे का, उसके नीचे इस तरह से रहता है गोल गोल टाइप का और ऊपर अलग टाइप का रहता है। तो वो जो नीचे रहता है ना वह होता है उत्तल, नीचे वाला जो है ना वह होता है उत्तल। पता है क्यों? क्योंकि उत्तल हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? उत्तल इस्तेमाल कर रहे हैं दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में हमें कहाँ की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है? पास की वस्तु। तो पास की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है, इसलिए हम उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चश्मा होगा उसका नीचे का उत्तल होगा, तो जैसे ही हम पास में कोई किताब पढ़ेंगे तो आराम से हम उस नीचे वाले के माध्यम से, उत्तल के माध्यम से उस किताब को पढ़ लेंगे। और अगर हमें ऊपर कोई व्यक्ति है, दूर की वस्तु देखनी है, तो ऐसे आंखें ऊपर करेंगे, ऊपर में ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से देखना है मतलब दूर की वस्तु, ऊपर से देखनी है दूर की वस्तु, तो उसके लिए दूर की वस्तु के लिए ये देखो अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाला जो होता है, ऊपरी जो होता है लेंस, वह अवतल होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा है कि जो जरा दूरदर्शिता है, प्रेस बायोपिया है, उसमें दो फोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए इसमें ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है? तो सर ऊपर वाला होता है अवतल, क्योंकि हम नीचे इस तरह से, हमारे पास कोई किताब है ऐसे है तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो निगाह हमारी नीचे हो जाएगी। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, इसके माध्यम से उसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि पास का ये उत्तल है तो ये पास की वस्तु को स्पष्ट हमें दिखवा देगा। अब हमें दूर का देखना है तो चश्मे से ऊपर के ऐसे निकाल के ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर फिर होता है अवतल, ये दूर की वस्तुओं को दिखवाने में काम करता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर जरा दूरदर्शिता एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखता और ना ही दूर का स्पष्ट दिखता। अगर हमें देखना है तो सर हम द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसमें निचला जो लेंस होता है वह उत्तल होता है और ऊपरी जो लेंस होता है वह अवतल होता है। ये याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए द्विफोकसी लेंस में जब हम जरा दूरदर्शिता की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो द्विफोकसी लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो उस द्विफोकसी लेंस में निचला लेंस किसका होता है? तो निचला होता है सर उत्तल और ऊपरी होता है अवतल। तो समझ में आ गया होगा कि सर ये भी बीमारी क्या है। अगला है सर अबिंदुता, एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुता है। ये बीमारी कब होती है?
ये बीमारी जब होती है जब कॉर्निया है ना, हमारी कॉर्निया है कैसी, गुम्मद जैसी गोल ट्रांसपेरेंट है। अगर कॉर्निया कभी कभी चपटी हो जाए या फिर लेंस जो है वो हमारा तादाद से ज्यादा चपटा हो जाए, लेंस भी एक तरह से घुमावदार होता है, तो लेंस या फिर कॉर्निया दोनों अगर चपटे हो जाएंगे अपने आकार से, जितना उनका कर्व है उतना कर्व नहीं रहेगा, उनका वक्र उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएंगे, तो ये वाली बीमारी हो जाती है अबिंदुता। लिखा भी है कि जब कॉर्निया या लेंस थोड़ा सा चपटा हो जाता है तो यह रोग हो जाता है। कॉर्निया या फिर लेंस थोड़े से चपटे हो जाएंगे, उनका जो वक्र है वो वक्र थोड़ा सा घिसकर या कैसे भी करके कम हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो फिर ये वाली बीमारी हो जाएगी अबिंदुता। अब इस बीमारी में होता क्या है, कोई व्यक्ति किसी एक चीज पर फोकस कर लेगा। अगर मान लीजिए उसके सामने दो तरह की लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत सारी और वर्टिकल लाइन है बहुत सारी, तो वो या तो वर्टिकल लाइनों को देख पाएगा या हॉरिजॉन्टल लाइनों को देख पाएगा, एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर पाएगा, दोनों चीजों पर फोकस नहीं कर पाएगा। वही मैंने लिखा है कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर एक साथ हैं तो उसको नहीं दिखाई नहीं देंगे, या तो क्षैतिज वाली दिखेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर दिखेंगे, ये वाला लक्षण। दूसरा है कि सर धुंधला भी दिखाई देता है, कोई भी प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं होगा, इसका सारे के सारे प्रतिबिंब धुंधले धुंधले इसको दिखाई देंगे। उपचार क्या है, उपचार के लिए इसमें एक सिलिंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस होता है, काफी मोटा लेंस होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें समझ में आ गया सर अबिंदुता क्या होता है। तो ये हुए हमारे 4 रोग आंखों से संबंधित। अभी और रोग बाकी हैं, पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उनको भी समझते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन बीमारियों को भी समझ लेते हैं कि सर ये बीमारियां क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है कि सर मोतियाबिंद, इसको इंग्लिश में कैटारेक्ट कहते हैं। ये मोतियाबिंद बीमारी है क्या, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, ज्यादातर देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये मोतियाबिंद की शिकायत आती है। अब ये है क्या, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे उसका नेत्र लेंस धुंधला पड़ता जाता है और बुढ़ापा आते आते वह पूरी तरह से धुंधला हो जाता है। जब नेत्र लेंस पूरी तरह से धुंधला हो जाएगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उस नेत्र लेंस को हटाना ही पड़ेगा। फिर उस नेत्र लेंस को हटाएंगे, उसके स्थान पर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कि सर आंख बन के आई है। देखा होगा आपने, बहुत से बुजुर्ग लोग जाते हैं कि आंख बनवा के आते हैं। तो आंख बनवाने का मतलब क्या है कि उनका जो नेत्र लेंस है वह धुंधला पड़ गया है, अब उनसे कोई भी चीज स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो फिर क्या करते हैं कि वह ऑपरेशन करवाने जाते हैं। इसका जो ऑपरेशन है वह बड़ा आसान तरीके से अब हो जाता है, बस एक नॉर्मल सा साधारण जो आई ड्रॉप होता है उसकी सहायता से शून्य कर देता है आंखों को। उसके बाद थोड़ा सा चीरा लगाकर जो उसके अंदर लेंस है, ऑलरेडी प्रोटीन का जो लेंस है, उसको अब तो लेजर तकनीकी से उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं और दूसरा लेंस वहां लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। तो इस तरह से लेंस लगाने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ज़्यादातर इसमें कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इसका ऑपरेशन हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कि सर मोतियाबिंद का कोई आंखें बनवाने जाता है तो उसका ऑपरेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है मोतियाबिंद में, जब आंख का लेंस ही धुंधला पड़ जाता है, आंख का लेंस ही पूरी तरह से धुंधला पड़ गया है, तो सर हमें पूरा लेंस ही बदलवाना पड़ेगा। जब हम लेंस बदलवा देंगे तो फिर वो बीमारी दूर करी जा सकती है, मोतियाबिंद वाली। तो अब इस है क्या, इस बीमारी में चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है, हमने कहा है कि इस बीमारी में चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, जबकि तुमने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग है, वह अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के आया है तो सर उसको एक काला चश्मा मिलता है, और वो चश्मा कैसा होता है कि साइड से भी बंद रहता है, इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है, चारों तरफ से वो बंद रहता है। वह चश्मा उसकी दृष्टि को स्पष्ट दिखाने के लिए नहीं होता है, वह चश्मा सिर्फ और सिर्फ उतने दिनों के लिए लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है जितने दिनों में वह लेंस अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही वह लेंस सेट हो जाता है उसके बाद उस चश्मे को हटा के रख दो, कोई इसका काम नहीं है। तो वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बीमारी में चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका मतलब ये है कि जो लेंस वाला चश्मा होता है उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जो काले कलर का चश्मा है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि सर ज़्यादा धूप ना जाए आंखों में, धूप की जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके। दूसरा सर हवा सीधी सीधी आंखों में न जाए, धूल धुएं के कणों से सीधा सीधा उनको बचाया जाए आंख को, क्योंकि आंख बन के आई है, लेंस अभी सेट हो रहा है, तो सेट होने में उसका थोड़ा सा समय लगेगा, 10 से 20 दिन 25 दिन लगेंगे, लगभग 1 महीना तक लगेगा। तो आराम से उस 1 महीने तक लगाओ उसको,
ताकि आँख का जो लेंस है वह जब सेट हो जाएगा उसके बाद उसको हटा के रख देंगे, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें समझ में आ गया कि सर जो मोतियाबिंद है उसमें पूरा लेंस धुंधला पड़ जाएगा, फिर वह सही नहीं हो सकता है, उस लेंस को हटाना ही पड़ेगा, उसके स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, फिर व्यक्ति को दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ लिखा है कि काला चश्मा सिर्फ धूल और धुएं के कणों से बचने के लिए लगाया जाता है, ये हम याद रखेंगे। ये यहाँ लिखा है कि इस बीमारी में पूरा लेंस बदलकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। तो इतना हमें कैटरैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सर ये मोतियाबिंद होता क्या है। एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति पर बुढ़ापा आता है, तो हर एक व्यक्ति का, लगभग ज़्यादातर लोगों का, अगर किसी का खान पान अच्छा है, बहुत अच्छे खासे मतलब खान पान उसका हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या फिर बाहर का खाना नहीं खाता है, ऑयली खाना कम खाता है, तो वो व्यक्ति की आंखें खराब नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या है कि धूम्रपान जो व्यक्ति करता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं आंखें। जो व्यक्ति लगातार बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है और वो और भी चीज़ें खा रहा है, ऑयली चीज़ों को खाता है, फास्ट फूड खाता है, तो फिर उसका बुढ़ापे पर आकर ये सिस्टम होना है, ये 100% है कि सर उसको मोतियाबिंद होना है। फिर मोतियाबिंद होने के कारण क्या करेगा, लेंस बदलवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये इतना महंगा भी नहीं है और ये ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। 10 से 15 मिनट में इसका, या फिर 15 से 20 मिनट में इसका आराम से ऑपरेशन हो जाता है। तो अब इतना आपको पता है कि ऑपरेशन आराम से हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है भाई साहब, आर्टिफिशियल कोई चीज़ लगाओगे तो वह कितने समय तक चलेगी, फिर खराबी होगी कुछ ना कुछ। जो नेचुरल चीज़ वो नेचुरल ही होती है। तो आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, अच्छा खाना खाएं, कभी बाहर की चीज़ें, आलतू फालतू की चीज़ें ना खाएं, हमेशा उसको अवॉइड करें। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया होगा कि सर मोतियाबिंद होता क्या है। अगला है सर वर्णांधता, इसको बोलते हैं सर कलर ब्लाइंडनेस। इसका अंदर इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, इस रोग में होता क्या है, जो हमारी रेटिना है, रेटिना में जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वे प्रभावित हो जाती हैं। शंकु कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। अब शंकु कोशिका क्या करती थी, वह रंगों में विभेद करवाती थी। हमारी जो आंख है, अगर हमारी आंख एकदम स्वच्छ है, एकदम उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो लगभग 84,000 रंगों में विभेद करने की क्षमता होती है अपनी आंखों के पास। 84,000 रंग में विभेद कर सकती है। लेकिन अगर शंकु कोशिकाओं में किसी तरह की दिक्कत आएगी तो फिर हम रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे, और रंगों में विभेद नहीं होगा, इसी बीमारी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मतलब हमें रंग समझ में नहीं आ रहा है, लाल है तो अजीब ही नजर आ रहा है, नीला है तो अजीब ही लग रहा है, कुछ अलग ही। कुल मिलाकर हम रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब भी लोको पायलट का एग्जाम होता है, तो लोको पायलट का एग्जाम होने के बाद जब उनका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में सबसे पहले यही कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं। क्योंकि भाई लोको पायलट को तो ट्रेन चलानी है, तो उसको सिग्नल देखने की भी आवश्यकता पड़ती है, कब कलर की सिग्नल है, कभी ग्रीन है, कभी येलो है, तो उसको पता होना चाहिए ना। और यही प्राथमिक रंग होते हैं। तो कुल मिलाकर इनका विभेद अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर एक्सीडेंट कर दोगे। तो लोको पायलट का हमेशा जो भी मेडिकल होगा उसमें कलर ब्लाइंडनेस को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये है क्या, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति भिन्न भिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। इस रोग में रेटिना की शंकु कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। रेटिना के अंतर्गत जो कोन सेल है, शंकु कोशिकाएं हैं, वे प्रभावित हो जाती हैं, रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे। अगला है सर, ये जो बीमारी है यह आनुवंशिक बीमारी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे किसी दोस्त को कलर ब्लाइंडनेस है तो उड़ के तुम्हें भी लग जाएगी, नहीं। ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ये फैलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। इस और ये होगी किसको, ये फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वर्णांधता कभी भी फीमेल में नहीं होता है। फीमेल बस इस रोग का वाहक होती है, क्योंकि वर्णांधता का जो भी जीन होता है वर्णांधता वाला, वह एक्स गुणसूत्र पर बैठा होता है। तो एक्स गुणसूत्र होता है फीमेल का, तो फीमेल सिर्फ इसकी वाहक होती है, बस इसके लक्षण दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेल में दिखते हैं। पुरुष प्रभावित हो सकता है, स्त्री प्रभावित नहीं होती है। यहाँ लिखा है यह बीमारी केवल मेल में होती है, फीमेल केवल इस रोग का वाहक होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर ये जो एक्स गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा होता है। तो हम याद रखेंगे एक्स के ऊपर रहता है, इसीलिए जो एक्स है फीमेल, ये इसका सिर्फ वाहक होती है। प्रेजेंट होगा ये व्यक्ति में, कोई पुरुष है उसमें ये दिखता है। तो वर्णांधता से अगर कोई ग्रसित व्यक्ति है वो मेल हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती है। तो अगर जैसे देखा भी होगा, फीमेल
जो लोको पायलट बनती है उसकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं चेक करते, क्यों? क्योंकि जानते हैं फीमेल में होता ही नहीं है, मेल में ही होता है, तो मेल का कलर ब्लाइंडनेस का डॉक्टरी होगी उसकी। तो ये हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया कि वर्णांधता क्या है। वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें रेटिना के अंतर्गत कौन सेल अपना काम करना बंद कर देती हैं। फिर हम रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे। जब रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे तो सर हमको बहुत सारे जैसे डॉक्टरी एग्जाम होते हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं ज़्यादातर लोको पायलट वाले में, तो उसमें से भी ये प्राथमिकता देते हैं क्योंकि भैया रंगों का बहुत काम है वहाँ पर। अगर आप रंगों में विभेद नहीं कर पाओगे तो शायद आप दुर्घटना कर दो, एक्सीडेंट कर दो, क्योंकि ट्रेन में मुख्य काम जो है वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करी जाती है, पता होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारी जो आंख है वह 84,000 रंगों में विभेद कर सकती है, इतना है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये देखो हमारी आंख है क्या? एक प्रकार का कैमरा ही तो है। हमारी आंख है वह एक प्रकार का कैमरा ही तो है। जैसे आपके मोबाइल में कैमरा होगा, उसका मेगापिक्सल होगा कुछ ना कुछ, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहता है। अपनी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मानव मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल मेगापिक्सल का होता है का होता है। इतना याद रहे, मानव का जो नेत्र है, अपना जो नेत्र है वह 576 मेगापिक्सल है। अब अंदाजा लगा लो, इतना तो कोई कैमरा भी नहीं होता, इतना क्लियरिटी के साथ कोई नहीं दिखाएगा जितनी क्लियरिटी के साथ हम अपनी आंखें देख सकते हैं। गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। फिर कहते हो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने इतने बहुमूल्य अंग दिए हैं तुम्हें, एक एक अंग की करोड़ों में कीमत है। तो बताओ कितना करोड़ों का तुमको प्रॉपर्टी थमा रखी है भगवान ने, फिर कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो कुल मिलाकर ये वर्णांधता तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं सर ये वाला रोग, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या बीमारी है? देखो इस ग्लूकोमा बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी का एक और नाम है काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद के नाम से भी इस बीमारी को जानते हैं। इस बीमारी में होता क्या है, आंख के अंदर प्रेशर बढ़ता है। आंख के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो सर वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा और आंख की जो आंतरिक दीवार होती है उस पर सबसे पहली परत पड़ती है रेटिना। तो रेटिना पर जब प्रेशर पड़ता है तो रेटिना के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वह पिचक जाती हैं। नर्व जो होती हैं, फोटो सेंसिटिव नर्व होती हैं, वह पिचक जाती हैं। तो पिचकने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं कहीं काला धब्बा नजर आता है। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति है कि उसकी कोई नर्व पिचक गई है, तो अब मुझे मान लीजिए कि इस राइट साइड में मुझे हमेशा ब्लैक नजर आता है, ब्लैक स्पॉट नजर आता है, तो उस व्यक्ति को कहीं कहीं काला धब्बा नजर आएगा, कहीं कहीं उसकी दृष्टि खत्म ही हो जाएगी। तो ये है क्या, इसको पढ़ते हैं पहले एक बार। इस बीमारी में आंख के अंदर दबाव, आंख के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। अब इस प्रेशर का नाम है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ये बढ़ता है आंख के अंदर। तो जब अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है तो रेटिना में जो ऑप्टिक नर्व है वह पिचक जाती हैं, दब जाती हैं। तो दबने के कारण क्या होता है कि वो सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं भेज पाएंगी, तो फिर वहां पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं, एक धब्बा जैसा नजर आएगा। तो ये है, बढ़ जाता है जिससे ऑप्टिक नर्व पिचक कर क्षतिग्रस्त हो जाती है। यही बीमारी ग्लूकोमा कहलाती है। अब इसमें इस बीमारी में अंधे हुए व्यक्ति को दोबारा कभी दृष्टि नहीं दी जा सकती। अब याद रखना, अपने रेटिना के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है, अगर वह एक बार खराब हुई फिर वो जीवन में कभी सही नहीं होती है। यह बिल्कुल ब्रेन की कोशिकाओं की तरह है। अगर ब्रेन की कोशिका, अगर कोई एक कोशिका मर गई तो वो दोबारा जिंदा नहीं होती है, उसका जीवन काल बस खत्म तो खत्म, वो कभी रिवाइव नहीं होगी, कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, या कहीं ऐसा हो कि बाहर से उसको हम जीवित कर दें, नहीं। अगर ब्रेन की कोशिका मरी तो फिर मर ही गई, वो कभी जीवित नहीं होगी, काट कर अब उसे हटानी ही पड़ेगी। सेम उसी प्रकार से ये न्यूरॉन, न्यूरॉन जैसा ही ये नर्व सेल होती है आंख के अंदर रेटिना में। तो अगर वो पिचक गया एक बार अगर क्षतिग्रस्त हुआ तो फिर वो जीवन भर क्षतिग्रस्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जिसकी नर्व पिचक गई है फिर उसकी दृष्टि को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये खतरनाक बीमारी है ग्लूकोमा, तो ये याद रखेंगे। ज़्यादा जानकारी करनी है तुम्हें तो वही डॉक्टर की सलाह लो, लेकिन मेरा काम क्या है, बीमारियों को थोड़ा सा उतना पढ़ा देना जितना तुम्हारे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करूँ नीट के लेवल को माइंड में रखकर, तो एक एक बीमारी को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे पता है कि हम लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं जितना हमें चाहिए उससे मैं 3 कदम आगे का पढ़ा कर चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो कम से कम
चैनल सब्सक्राइब करवाएं दूसरों से, क्योंकि क्या होता है कि जब तक चैनल पर ग्रो नहीं होता है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि चैनल ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है आगे, ना तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, ना वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो फिर एक मोटिवेशन नहीं आता। अगर मोटिवेशन आएगा वो तभी आता है जब आप लोग कमेंट करो और प्लस सब्सक्राइबर बढ़ें और प्लस व्यूज़ बढ़ें, तो फिर एक मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन अभी थोड़ा सा लो चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये ग्लूकोमा हो गया कवर। ये ग्लूकोमा क्या है? ये एक डेंजरस बीमारी है। अगली हम बीमारी देखते हैं सर, ट्रैकोमा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करती है। ये सवाल मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि ट्रैकोमा बीमारी मनुष्य के कौन से अंग में होती है। तो सर ये ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। ये एक संक्रामक रोग है। अगर ट्रैकोमा से ग्रसित कोई व्यक्ति हमारे पास में बैठा है तो सर उससे हमको भी हो सकता है। अब ये देखते हैं, यह जीवाणु जनित रोग है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखो कि ट्रैकोमा जो बीमारी करने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो इस बीमारी का जो जीवाणु है इसका नाम दो चार बार आप रिपीट करना, तब ये आ पाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के नाम थोड़े से अजीब होते हैं। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु, उसके कारण ये ट्रैकोमा रोग होता है। अब इसका लक्षण क्या है? आंखों में जलन और पलकों में सूजन। आंखों में बहुत तेज जलन होगी, खुजली मस्ती रहेगी। अब जब ज़्यादा खुजली होगी तो आप खुजाओगे भी, पलकें सूज जाती हैं, पलकें भी सूज जाती हैं, आंख पूरी लाल हो जाएगी, अंदर से पूरी आंख लाल हो जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि सर पस, जो दिखाऊंगा पस, लार जैसा, म्यूकस जैसा पदार्थ बन जाता है और वह पानी के रूप में बाहर निकलता रहता है। बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है, अजीब लगता है, बहुत दर्द भी होता है आंखों में। तो ये इसके लक्षण हैं। आंख में बहुत ज़्यादा जलन होगी, आंखें लाल पड़ जाएंगी, पलक सूज जाएगा और आप उस बार बार उसको खुजाने का प्रयास करोगे। ये बीमारी, ये भी काफ़ी खराब बीमारी है, बहुत ही, मतलब आंखों से संबंधित तो कोई भी बीमारी है वो अपने आप में बहुत डेंजरस ही होती है। अब आंखें नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये वाली बीमारी। अब ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो ट्रैकोमा बीमारी है, WHO जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार, उसकी स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि जितने भी लोगों में आजकल अंधापन देखने के लिए मिल रहा है, तो उन अंधे लोगों में सबसे ज्यादा अंधापन इसी बीमारी के कारण हुआ है, ट्रैकोमा के चलते। अगर तुम सही समय पर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसके लक्षण को नहीं पहचान पाओगे या चेकअप नहीं कराओगे, तो फिर ये बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। और जब भयंकर रूप धारण कर लेगा तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। और अंधा हो गया एक बार, अगर आंख के अंदर, रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन्स वाली कोशिकाएं हैं या जिनको ऑप्टिक नर्व कोशिकाएं बोलते हैं, अगर वे एक बार क्षतिग्रस्त हो गई तो फिर सर इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। शुरुआत में अगर इसको ट्रैक कर लिया जाएगा तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल गई तो फिर आंख खराब हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये है, WHO ने बोला है कि जितने लोगों में आजकल अंधापन देखने के लिए मिल रहा है उसमें से 80% अंधे लोग इसी ट्रैकोमा के कारण हुए हैं। ट्रैकोमा के चलते ही वो अंधे हो गए हैं। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और ये जो बीमारी है वह बच्चों में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में और महिलाओं में। अब महिलाओं में क्यों होती है? क्योंकि सर छोटा बच्चा सबसे पहले प्रभावित होगा इससे। अब छोटा बच्चा है तो एक बार के लिए पापा से तो दूर रहेगा, लेकिन फीमेल से दूर नहीं रह सकता, माँ के तो पास जाएगा बच्चा। तो इसीलिए फीमेल ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो बच्चों में और महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा होती है। शुरुआत में इसका इलाज हो जाए तो अच्छी बात है, और इलाज नहीं हो पाया तो फिर परमानेंट अंधापन हो जाता है, व्यक्ति जीवन भर नहीं देख पाएगा। तो ये अपने आप में भी काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं। तो ये मैंने 8 बीमारियां आपको करा दी। याद रखना इन 8 बीमारियों को। फिजिक्स की दृष्टि से भी, वैसे फिजिक्स की दृष्टि से इतना नहीं कराना चाहिए था, लेकिन आंखों से संबंधित मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने इसकी बीमारियों को ख़त्म ही कर दिया। आंखों से संबंधित 8 बीमारियां मैंने आपको बता दी। 8 की 8 बीमारियां तुम्हें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है तुम्हें ये क्लास अच्छी लगेगी। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगले यूनिट में। अब यहाँ से ये वाली यूनिट नंबर 9 है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब अगली यूनिट आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर आपको बोलते हैं विद्युत वाली यूनिट आएगी। तो हम, चलो आप अब अगली यूनिट भी देखना, जिस इंटरेस्ट से इन क्लासेस को देखते आए हो तो उसी इंटरेस्ट से उसको भी देखना।
तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए